हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्कूल और माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो टीजीटी पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 14 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज का ये जो लेक्चर है ये वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहला लेक्चर होगा। यानी इसके पहले जो भी आपने 13 लेक्चर तक पढ़ा ऑप्टिक्स के अंतर्गत वो था आपका जियोमेट्रिकल या रे ऑप्टिक्स, और आज आपका स्टार्ट हो रहा है वेव ऑप्टिक्स या इसी को बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। और आज के बाद जितने भी लेक्चर आपके इस ऑप्टिक्स यूनिट के अंतर्गत आएंगे वो सब के सब आपके होंगे वेव ऑप्टिक्स या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट वेव होता है कि लाइट पार्टिकल होता है, इसके ऊपर कौन कौन सी थियरी आई, लोगों का क्या क्या कहना था। और उन्हीं में से एक थियरी है हाइगेंस की थियरी। तो हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है हाइगेंस प्रिंसिपल, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ ये दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन से जो लेक्चर नहीं आया उसमें किसकी गलती है। ठीक है, देखिए गलती तो ओवरऑल मैं अभी भी ये मानता हूं कि वो गलती मेरी ही है, बट आई थिंक कि आप इस बात को और अच्छे समझ पाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे हो जा रहा है बार बार। पिछले कुछ दिनों पहले भी आपने देखा था कि 4 से 5 दिन लेक्चर नहीं आ पाए थे, फिर पिछले 2 दिन से भी लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे पता है कि ये आप लोगों को बुरा लगता होगा, बट आप ये विश्वास करिए कि आपसे कहीं ज़्यादा मुझे ये बुरा लगता है, क्योंकि बहुत सारे आप में से इतने लोगों का भरोसा जो मेरे ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कुछ गलत कर रहा हूँ। बट उसमें दिक्कत ये आ जाती है, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। देखिए क्या है कि बीएससी के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, जैसा कि आप लोग चैनल पर अगर जुड़े हैं तो आपको दिख भी रहा होगा, पता भी चल रहा होगा। इसमें कोई झूठ वाली बात तो हो नहीं सकती। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बीएससी की जो क्लासेस चल रही हैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड करना होता है, और मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं जो भी कोर्स पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ या नोट्स बनाता हूँ, मैं थोड़ा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो क्या था कि पिछले 2 दिन में मैं लगातार बीएससी के जो टॉपिक्स मुझे पढ़ाने थे उसका मैं नोट्स रेडी कर रहा था। और नोट्स रेडी करने में क्या होता है कि पूरा पूरा दिन लगभग चला जा रहा था, और लास्ट में ऐसी हालत हो जाती थी कि लग नहीं पा रहा था कि अब हम लेक्चर को प्रॉपरली शूट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ पर आके कैमरे के सामने खड़ा होना है और कुछ भी बोलना है। उसके लिए बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, कंटेंट रेडी रखना होता है, और फिजिकली भी अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करना होता है। तो वो सब क्या होता है, बीएससी के नोट्स और बीएससी की क्लासेस की वजह से मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जा रहा था कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और प्रॉब्लम ये है कि ये कुल मिला के टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। जैसा कि आप लोगों ने भी फील किया होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से आपकी क्लासेस चली थी उसमें लगातार 24 से 25-28 दिन तक बिल्कुल कोई गैपिंग नहीं थी, एकदम कंटिन्यूअस लेक्चर्स अपलोड हो रहे थे टाइमली। तो उस टाइम क्या था कि मैं आपके इस लेक्चर में पूरी तरह से इन्वॉल्व था, और उस दौरान ये लोग काफ़ी प्रेशर कर रहे थे। कई दिनों से बीच में वो लोग बोल रहे थे सर क्लास स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट करिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया था इधर से, तो मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं इधर शिफ्ट करने के लिए। तो अभी चूंकि क्या है कि इनका भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, इनका भी कुछ आ गया है, शायद एग्ज़ाम होगा 2nd ईयर का। तो अभी इनका क्या है कि अभी इनके लिए मैंने थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होने लगा, तो मैंने सोचा कि इनकी भी क्लास स्टार्ट कर दी जाए और 1 यूनिट बचा है इनको भी पढ़ा दिया जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें शिफ्ट हो रहा हूँ, तो जिसकी वजह से दोनों में मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। तो पिछले 2 दिन में यही हुआ कि इनकी क्लासेस, इनके नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी ये कुल मिला के ये एक एक्सक्यूज़ ही मैं मानता हूँ। ओवरऑल ये मेरा मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर पाऊँ। और बहुत ही जल्द इनका जो सिलेबस चल रहा है वो 1 हफ्ते के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक कि इनका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले भी मैं ये अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को मैं मैनेज कर पाऊँ और इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये मेन कारण था पिछले 2 दिन से जो क्लास नहीं चल पा रही थी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है आलस कर रहे हैं, या सर पहले जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाते थे अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम बिजी हूँ, दिन भर मैं वर्क कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आपके लेक्चर्स नहीं मैं रिकॉर्ड कर पा रहा था। ठीक है, तो ये था रीज़न। फिलहाल ये तो दूसरी बात हो गई। लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट और हाइगेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपको बताते हैं,
और इसी के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा हाइगेंस प्रिंसिपल। तो नेचर ऑफ लाइट का मतलब यहां पर आप समझिए क्या है कि जो लाइट है, लाइट जब प्रोपागेट करती है, आगे बढ़ती है, तो इस चीज को लेकर लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि लाइट जो है वो पार्टिकल है कि वेव है, लाइट एक पार्टिकल है कि वेव है। इस चीज को जानने के लिए तमाम साइंटिस्ट ने टाइम टाइम पर अपनी थियरी दी, तो जिसमें से बहुत सारे लोगों ने थियरी दी और वो थियरी के बेसिस पर वो इवॉल्व होते 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 आज इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि हम ये मानते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है, डिपेंड करता है कि उसका इंटरैक्शन किससे हुआ है ना। तो जब लाइट का इंटरैक्शन मैटर से होता है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल, किसी कॉर्नर, किसी इस तरह से बहुत छोटे से होल से होकर गुजरता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, बट इसके लिए बहुत समय लगा और बहुत प्रोसेस होते होते यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि नेचर ऑफ लाइट के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट आए थे, क्योंकि ये जो आपके सिलेबस में हाइगेंस प्रिंसिपल है, ऐसा थोड़ी है कि हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है वो प्रॉपरली करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है, नहीं, ये भी वही हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, फिलहाल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था न्यूटन्स। अच्छा, आप कहेंगे ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा है, तो पहली बात तो फ़ायदा तो छोड़िए आप, एक तो आपका सिलेबस है, ये टॉपिक है हाइगेंस प्रिंसिपल जो इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा ये कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। और तीसरा ये कि जितनी भी थियरी हैं उन सब से रिलेटेड मैं आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि इस लेक्चर के लास्ट में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनका जवाब कैसे दिया जाता है, उनके लिए फार्मूला क्या है, उनके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो लास्ट में आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रैंडमली, वो सारे सवालों के जवाब आप कैसे इस लेक्चर को देखने के बाद आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी एक है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत जिसको बोलते हैं, और इसके बाद जो आया वो आया हाइगेंस वेव थियरी। ठीक है, और तीसरा जो आया था वो था आपका मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। उसके बाद आया प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल, प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल, और इसके बाद है आपका डुअल या डी ब्रॉगली डुअल थियरी, डुअल नेचर थियरी आप कह सकते हैं, डुअल नेचर थियरी। ठीक है, तो एक बार मैं इनका ओवरव्यू दे देता हूं, फिर एक एक के अंदर जाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो यहां हमने लिखा हुआ है हाइगेंस प्रिंसिपल, वो भी हम यहीं पर पढ़ लेंगे, और उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई थी, तो इनके भी अंदर जाएंगे और इसमें भी कुछ खास चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आया है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी, जिसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो इनका कहना ये था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, उसी पार्टिकल को इन्होंने, छोटे छोटे पार्टिकल को ही नाम दिया था कॉर्पस्कल। तो न्यूटन के अनुसार जब भी कोई लाइट सोर्स होता है, उससे जब लाइट निकलती है, इसका मतलब कि उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे कॉर्पस्कल निकल रहे हैं, छोटी छोटी कणिकाएं निकल रही हैं, और वही कणिकाएं जब हमारे रेटिना से इंटरैक्ट होती हैं तो वो विजिबल सेंस प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये न्यूटन का मानना था। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट को लेकर न्यूटन ने अपनी थियरी दी, और इनका कहना था कि किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलता है, दैट मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कॉर्पस्कल निकलते हैं, कणिकाएं निकलती हैं, और वो जब हमारे रेटिना से इंटरैक्ट होती हैं तो वो विजिबल सेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये न्यूटन का कहना था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन्होंने ये बताया कि पार्टिकल का नेचर है, कॉर्पस्कल का नेचर है। उसके बाद हाइगेंस वेव थियरी आई,
और इसमें हाइगेंस ने ये बताया कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल नहीं है, वो कार्पस्कल नहीं है, बल्कि वो एक वेव है। और वेव में भी कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कहिए या फिर सिर्फ वेव कहिए, क्योंकि इनके टाइम तक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो वहां पर यह माना जाता था कि किसी भी वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम जो वेव का कॉन्सेप्ट था वो एक ही था, और वो अभी के हिसाब से हम उसको नाम दे सकते हैं मैकेनिकल वेव। तो हाइगेंस ने यह बताया कि लाइट जो है वो एक वेव है, उसको चलने के लिए जिस मीडियम की आवश्यकता है वो मीडियम हर जगह यूनिवर्सली वो अवेलेबल है, और उन्होंने उसका नाम रखा था, उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम था ईथर। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ईथर जैसा कोई मीडियम है जो हर जगह मौजूद है, और उसमें ये वेव, लाइट वेव उसमें प्रोपागेट होती है, और वो वेव प्रोपागेट होते होते जब उस मीडियम से होते होते हमारे रेटिना से इंटरैक्ट होती है तो विजिबल सेंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। तो आप देखिए न्यूटन से हाइगेंस तक आप देखिए जस्ट एकदम जस्ट अपोजिट कह लीजिए। इनका कहना था पार्टिकल है, कार्पस्कल है, इनका कहना था नहीं वेव है, और मैकेनिकल वेव कह लीजिए या मीडियम की रिक्वायरमेंट है ऐसा वेव है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट ओवरव्यू आप देख लीजिए। उसके बाद मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो मैक्सवेल ने जो 4 इक्वेशन दिए थे मैक्सवेल्स इक्वेशन, उन मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बेसिस पर इन्होंने थियोरेटिकली इन्होंने ये बताया कैलकुलेशन के बेसिस पर कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट की थी और लाइट की भी स्पीड पता थी। तो लाइट की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के इक्वल था, तो इन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसको प्रोड्यूस होने के, इसको मतलब प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी यहां पर वो कॉन्सेप्ट आया, जैसे यहां पर मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ वेव का कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहां पर एक नए तरह का वेव आया, और एक ऐसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि इसके पहले ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि बिना मीडियम के भी वेव आगे बढ़ सकती है, और लाइट के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं थी कि लाइट कैसी वेव है। तो हाइगेंस ने यही कहा था कि लाइट एक वेव है जिसको चलने के लिए ईथर मीडियम अवेलेबल है हर जगह। तो यानी वहां पर मीडियम का कंसेप्ट था, लेकिन मैक्सवेल ने जब बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी ऐसी वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, तब ये क्लासिफिकेशन हो गया कि वेव 2 टाइप के, कुछ ऐसे वेव जिनको मीडियम चाहिए, कुछ ऐसे वेव जिनको मीडियम नहीं चाहिए। तो जिनको वेव मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव, जिनको मीडियम नहीं चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट भी एक ऐसा ही वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए। तो इनका कहना था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको चलने के लिए ऐसे किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये वैक्यूम में भी आगे बढ़ सकता है, और इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद तमाम और चीज़ें इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। थियोरेटिकली इन्होंने सब कुछ बताया। एक्सपेरिमेंटली 25 से 27 साल बाद हर्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके बाद आता है एक चीज कि प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल। यहां तक तो समझ गए आप कि ये इवॉल्व होते होते अब पता चल गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आ गए प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल, और प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल ये कहता है कि जो लाइट होता है वो कंटिन्यूअस एनर्जी रेडिएट न करके एनर्जी के छोटे छोटे बंडल, जैसे कोई, इनका कहना यह है कि कोई लाइट सोर्स जो है उससे जो भी लाइट इमिट हो रही है उसमें कोई कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं निकल रही है, बल्कि आप ये मान सकते हैं कि एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में उससे एनर्जी निकल रही है। और हर एक बंडल की एनर्जी के लिए इन्होंने फार्मूला दिया, और इस एक बंडल को, एनर्जी का जो बंडल है, छोटा सा पैकेट है, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा या फिर फोटॉन। क्वांटा या फिर फोटॉन, और इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया, प्लांक, साइंटिस्ट का नाम है प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल
कोई भी लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट होती है तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं रेडिएट करती, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिनको हम क्वांटा या फोटान बोलेंगे। यानी क्वांटा या फोटान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुछ वैसा ही कह सकते हैं आप कि ये पार्टिकल के कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी आपको बताते हैं। देखिए, इसके पहले क्या था, यहां तक जो भी चीजें स्टेब्लिश हुई हैं इसके बेसिस पर जो इंटरफेरेंस की फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन की फिनोमेना है, पोलराइजेशन की फिनोमेना है, वो सब एक्सप्लेन हो गए। बट अभी भी कुछ ऐसी फिनोमेनन थी जिनको आप इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, क्रॉम्पटन इफेक्ट हुआ, ये सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं और इस थियरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने प्लांक के इसी क्वांटम प्रिंसिपल का यूज किया और ये माना कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो एनर्जी छोटे छोटे बंडल या पैकेट या फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल रही है। और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन किया साल 1905 ईस्वी में। तो इसका मतलब ये कि सक्सेसफुली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेनन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको लाइट को इस तरह का फोटान या क्वांटा या पार्टिकल मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन फेनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको लाइट को एक वेव मानना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानना पड़ेगा। तो इन दोनों थियरी के बेसिस पर डी ब्रॉगली ने ये कॉन्सेप्ट, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यहीं पर ये इतना आने के बाद ही ये डिसाइड हो गया, जब आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया, इससे लाइट के डुअल नेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो इस्टेब्लिश हो गया कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। कुछ फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा तब हो पाएगा, कुछ फेनोमेनन के लिए आपको लाइट को वेव मानना पड़ेगा तब हो पाएगा। इसी को हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के पास डुअल नेचर है, वेव का भी नेचर है और पार्टिकल का भी नेचर है। पार्टिकल मतलब यही क्वांटा या फोटॉन, ठीक है। और इसी को देखते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव और लाइट, वैसे तो नॉर्मली वेव अभी तक चल रहा था, बट उन्होंने देखा कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो इसी का जस्ट रिवर्स डी ब्रॉगली ने दिया और डी ब्रॉगली ने कहा कि जब लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो कोई जो पार्टिकल हो, कोई भी एक पार्टिकल जो है वो भी एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब आप लाइट का मतलब वेव यहां पर मानिए, लाइट का मतलब अभी तक तो वेव ही चला रहा था, तो इनका यह मानना था कि अगर वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है किसी केस में, तो इनका मानना था कि पार्टिकल या मैटर भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब कोई पार्टिकल अगर आगे बढ़ेगा तो वो भी एक वेव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको बोलते हैं, उस वेव को जो पार्टिकल से रिलेटेड वेव है इसको बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां तक आने के बाद, ये कॉन्सेप्ट के बाद जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया तो ये स्टेब्लिश हो गया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। कुछ फेनोमेनन में वो वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ फेनोमेनन में वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और उसके बाद डी ब्रॉगली ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, वैसे ही पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। और उस पार्टिकल से रिलेटेड वेव को क्या बोला गया? डी ब्रॉगली वेव। उसकी वेवलेंथ को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेव को ही मैटर वेव भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ ओवरव्यू, और मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि वेव नेचर को ध्यान में रखते हुए कौन सी फेनोमेनन एक्सप्लेन होती हैं और पार्टिकल या फोटॉन नेचर के बेसिस पर कौन सी फेनोमेनन एक्सप्लेन होती है। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये एग्जाम्पल आता है ना एग्जाम में, जैसे 4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन से फेनोमेना है जो पार्टिकल नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो सकती है या वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया,
इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब फेमस एग्जांपल्स हैं और आपको पढ़ना भी है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आपने आगे पीछे पढ़ा है, इंटरफेरेंस अगले लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जस्ट पोलराइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये सब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन सब के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, लाइट को एक वेव मानना पड़ेगा, वेव नेचर। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी पढ़ना है आपको, सिलेबस में है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये जो फिनोमेनन है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को पार्टिकल या फोटान मानना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिएगा। यहां से वेव नेचर पता चलेगा, यहां से पार्टिकल नेचर पता चलेगा, यानी वेव नेचर डुअलिटी इसी को बोला जाता है। और डी ब्रॉगली ने जो मैटर के लिए, पार्टिकल के लिए वेव का कॉन्सेप्ट बताया, उसको हम मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थियरी में कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, न्यूटन ने ये माना कि कोई भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वो पार्टिकल यानी कॉर्पस्कल के फॉर्म में निकलती है, छोटे छोटे पार्टिकल। और ये पार्टिकल जब जाके रेटिना से इंटरैक्ट होते हैं तो वो विजिबल सेंस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, विजिबल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बेसिस पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दिया। बहुत सारी का मतलब कि जो लीनियर प्रोपागेशन है या रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना, कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, तो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट मानते हुए इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चल सकता है, इस चीज़ को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने कहा कि लाइट एक पार्टिकल है और पार्टिकल को अगर आप थ्रो करते हैं तो वो तो वैक्यूम में से भी क्रॉस कर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लाइट वैक्यूम में से भी निकल सकता है, लाइट जो है रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन करता है। इन बातों को इन्होंने अपनी थियरी के बेसिस पर जस्टिफाई किया। बट रिफ्लेक्शन की फिनोमेना, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी फेल हो गया। ठीक है, तो इसमें बस इतनी ही चीज़ें हैं जो ये एक्सप्लेन कर पाए और जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इनके हिसाब से लाइट एक कार्पस्कल का सोर्स है, यानी पार्टिकल का सोर्स है। चलिए, इसको अब हटाते हैं। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक पर जिसका नाम है हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल यानी कि हाइगेन्स वेव थियरी पर आते हैं, और हाइगेन्स वेव थियरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में मेंशन है, जीआईसी के सिलेबस में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाइट जो है कैसे प्रोपागेट करता है, कौन सा उसका नेचर होता है, तो उसके लिए आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज वेव फ्रंट। सबसे पहले हम वेव फ्रंट आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, हाइगेन्स का ये मानना था कि लाइट जो है वो, जैसा कि पीछे हमने बताया आपको, लाइट एक मैकेनिकल वेव है और किसी भी वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम इमेजिन किया, ईथर। और चूंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेव की जो स्पीड होती है वो इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इलास्टिसिटी के बढ़ने से लाइट की, वेव की स्पीड बढ़ती है और डेंसिटी के बढ़ने से वो घटती है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो ईथर मीडियम है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है और उसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसकी वजह से उसके अंदर से जो लाइट होता है वो बहुत तेज़ी से प्रोपागेट करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। ठीक है, ये था हाइगेन्स का कॉन्सेप्ट लाइट के नेचर के लिए। और इन चीज़ों को समझाने के लिए उन्होंने कुछ अपना कॉन्सेप्ट दिया था, एक वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया था। और वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसे दिया कि जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट का सोर्स है और इससे लाइट निकल रही है, तो लाइट, इनका कहना था कि लाइट के किसी भी सोर्स से जब लाइट निकलती है तो यहाँ जो ईथर के जो पार्टिकल हैं यानी मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब वाइब्रेट करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स, जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और आगे बढ़ती है
तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। और यहां पर अगर हम एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ इमेजिन करें जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। सेम फेज का मतलब क्या, जिसमें सभी पार्टिकल साथ में ऐसे जा रहे हो या साथ में इधर आ रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसा कोई भी इमेजिनरी जो सरफेस आप यहां पर देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, वेव फ्रंट। यानी इनका कहना था कि लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। वेव फ्रंट का मतलब क्या, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें लाई करने वाला हर एक पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा हो, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो हाइगेंस ने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट बनाया और वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी लाइट सोर्स से लाइट किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो वो 3 कॉन्सेप्ट हम समझने से पहले एक चीज़ और देख लें कि ये जो वेव फ्रंट है जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, ये वेव फ्रंट कितने टाइप का होता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव फ्रंट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से वेव फ्रंट, स्फीरिकल वेव फ्रंट, और एक होता है आपका प्लेन वेव फ्रंट, और तीसरा है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। वैसे इसके पहले भी थोड़ा बहुत हमने एक लेक्चर में इसके बारे में मेंशन किया था, बट यहाँ हम लोग इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो वेव फ्रंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, स्फीरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल। स्फीरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट सोर्स हो, लाइट सोर्स, और चारों डायरेक्शन में लाइट इसमें से बढ़ रही हो, तो चारों डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो सब के सब वाइब्रेट करेंगे। और कोई ऐसा यहाँ पर आप एक सरफेस इमेजिन कर सकते हैं जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, तो उस सरफेस को हम क्या नाम दे देंगे, वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट चारों तरफ बन रहा है, तो ये चारों तरफ जब बनेगा तो कैसा होगा, स्फीरिकल। लेकिन हाइगेंस ने क्या किया था, उन्होंने ये माना था कि जो वेव होती है वो लगातार आगे बढ़ती है, आगे। तो पीछे का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं लिया था, तो हम ठीक है इतना मिटा देते हैं, बट अभी भी ये स्फीरिकल ही बोला जाएगा। इनका कहना था कि कोई एक पॉइंट सोर्स और उससे जो वेव निकलती है वो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट होता है स्फीरिकल। तो ये हुआ आपका स्फीरिकल सरफेस या स्फीरिकल वेव फ्रंट, और यही वेव फ्रंट लगातार ऐसे आगे बढ़ता जाता है। वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन खींचे, जैसे ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपका सोर्स है, तो सोर्स से पास होते हुए और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन खींचेंगे, देखिए ये भी, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से जो भी लाइन आप खींचते हैं वो उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये भी इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये क्या है, रे है। और जो रे ऑफ लाइट होती हैं वो क्या बताती हैं, वो बताती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो पिछले लेक्चर में आपने अभी तक जितना भी लेक्चर आपने पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स उसमें हम बोलते थे। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या, कि कोई लाइट सोर्स है और वहां से कुछ लाइट निकल रही है, तो अगर मान लीजिए वो लाइट उधर जा रही है तो उसको एक लाइन से, एक रे से हम रिप्रेजेंट कर देते थे, तो इसीलिए उसका नाम था रे ऑप्टिक्स, है ना। किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है उस लाइट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम इस तरह की एक लाइन बनाते थे, इसको बोलते थे रे ऑफ लाइट। तो हाइगेंस के अनुसार वो रे ऑफ लाइट जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को बता रही है वो क्या है, वो वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर खींची गई एक लाइन है जो वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को बताती है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फीरिकल होता है, और इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन को रे बोलते हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को बताती है। प्लेन वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो प्लेन वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपका ये जो पॉइंट सोर्स हो वो बहुत दूर हो, तो पॉइंट सोर्स जब बहुत दूर रहेगा तो आप देखिए जरा कि मान सपोज कि आप यही पॉइंट सोर्स है और आपका वेव फ्रंट और बड़ा वेव फ्रंट और बड़ा वेव फ्रंट और बड़ा वेव फ्रंट लगातार अगर बढ़ता जाए और बहुत दूर से जो वेव फ्रंट, बहुत दूर तक जो वेव फ्रंट बनेगा, अगर मान लीजिए कि आपका ये सोर्स यहाँ पर है और आपने ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट आपने कहे,
तो जो बहुत दूर वेव फ्रंट बनेगा उसका एक छोटा है वो प्लेन होता है। जैसे कि सन हमसे इतनी दूर है तो सन से आने वाले वेव फ्रंट को हम स्फीरिकल नहीं बोलेंगे, बल्कि वो वेव फ्रंट वहां से आते आते अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसका जो हिस्सा हमारे पास पहुंच रहा है वो लगभग प्लेन बनेगा, यानी इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आ गया प्लेन वेव फ्रंट का। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब सोर्स नज़दीक है तो स्फीरिकल वेव फ्रंट, जब सोर्स बहुत दूर है तो वेव फ्रंट बहुत बड़ा हो जाएगा और उसका जो हिस्सा हमारे पास पहुंच पाएगा वो लगभग प्लेन होगा, इसलिए प्लेन वेव फ्रंट। और तीसरा क्या बोलता है कि अगर आपका जो सोर्स है वो सोर्स एक पॉइंट सोर्स ना हो करके कोई ऐसा लीनियर सोर्स हो, जैसे कि रॉड वगैरह होते हैं, है ना, ये लीनियर सोर्स। तो अगर कोई लीनियर सोर्स है तो आप देखिए लीनियर सोर्स में क्या होगा कि हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो हर एक पॉइंट के लिए स्फीरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो इसका स्फीरिकल वेव फ्रंट, इसका स्फीरिकल वेव फ्रंट, इसका स्फीरिकल वेव फ्रंट, और सारे वेव फ्रंट को मतलब सारे वेव फ्रंट यानी सारे सरफेस को मिलाएंगे तो ये सिलेंडर जैसा शेप बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब मैं इसको समराइज कर देता हूं, उसके बाद हम हाइगेंस का जो प्रिंसिपल, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट अपना दिया हुआ है लाइट के प्रोपागेशन के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हाइगेंस ने यह बताया किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम में आगे बढ़ती है जिसका नाम है ईथर, और लाइट एक वेव है, मैकेनिकल वेव कह लीजिए है। और लाइट जब आगे बढ़ती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो कोई भी ऐसा इमेजिनरी काल्पनिक पृष्ठ या सरफेस जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हों, ऐसे इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। और 3 तरह के वेव फ्रंट इन्होंने बताए कि अगर आपका जो सोर्स है, लाइट का सोर्स है, वो एक पॉइंट सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, दैट इज स्फीरिकल। वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं वो वेव के या लाइट के आगे बढ़ने की दिशा को बताता है, जिसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। फिर इन्होंने बताया कि अगर आपका पॉइंट सोर्स आपसे बहुत ज़्यादा दूर है तो जो वेव फ्रंट आपके पास पहुंच रहा है वो वेव फ्रंट का हिस्सा लगभग आपको प्लेन दिखाई देगा, दैट मीन्स इस तरह के वेव फ्रंट आपको दिखाई देंगे, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। और तीसरा यह है कि अगर आपका जो लाइट सोर्स है वो लीनियर है तो चारों तरफ स्फीरिकल स्फीरिकल स्फीरिकल, ऊपर से नीचे तक स्फीरिकल वेव फ्रंट बनेगा, कुल मिलाकर के वो ओवरऑल एक सिलेंडर बनेगा, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब इसी वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने समझाया कि लाइट कैसे प्रोपागेट होती है किसी भी मीडियम में, लाइट कैसे प्रोपागेट होती है। हाइगेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 स्टेप में इसको समझाया है, और सबसे पहला जो स्टेप है वो वेव फ्रंट का ही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हाइगेंस प्रिंसिपल का? हाइगेंस प्रिंसिपल का सबसे पहला स्टेप यही कहता है किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, और एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, उस इमेजिनरी सरफेस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। सोर्स के नेचर और उसके डिस्टेंस के बेसिस पर वेव फ्रंट 3 टाइप के होते हैं। अगर हमारा सोर्स नज़दीक है, पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट स्फीरिकल होगा। अगर हमारा जो सोर्स है पॉइंट सोर्स है लेकिन बहुत दूर है तो उसका वेव फ्रंट प्लेन होगा। और अगर हमारा सोर्स नज़दीक है और लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट हमारा स्फीरिकल सिलेंड्रिकल होगा। इसके अलावा वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को बताती है, दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में लाइट या वेव आगे बढ़ रही है। ये पहला कॉन्सेप्ट है हाइगेंस के प्रिंसिपल का। तो जो भी इसके पहले हमने आपको शुरुआत में बताया वेव फ्रंट वगैरह का कॉन्सेप्ट, वो पूरा कॉन्सेप्ट इनके पहले स्टेटमेंट में था। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, ये तो हमने यहाँ पर प्लेन बना दिया डायग्राम, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, कोई भी आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट सोर्स है और उसका ये वेव फ्रंट है, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में इन्होंने, यानी पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये याद करने में आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकल है तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो आप ये इस तरीके से याद कर लीजिए कि हाइगेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें ओवरऑल वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है। सेकंड प्रिंसिपल में क्या है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट है।
ध्यान रखिएगा, वेवलेट्स अलग हैं, वेव फ्रंट अलग हैं। तो वेव फ्रंट तो आप समझ गए। तो इनका ये कहना है कि जो आपका पॉइंट सोर्स है और इससे जो वेव निकल रही हैं, मान लीजिए ये वेव फ्रंट है, इसके आगे एक और वेव फ्रंट आप बना सकते हैं। तो ये जो वेव फ्रंट निकल रहा है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये आपका मेन सोर्स है, यहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है, यहां से लाइट निकल रही है, दैट मीन्स ये आपका वेव फ्रंट हुआ। तो दूसरा स्टेप यही कहता है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा मीन्स इससे भी वेव फ्रंट बनेंगे, इससे भी वेव निकलेंगी। तो इससे वेव या वेव फ्रंट जब निकलेंगी तो सपोज ये वाला जो पॉइंट सोर्स है, इसका वेव फ्रंट, इस पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट, इसका वेव फ्रंट, इसका वेव फ्रंट, सबका अपना एक वेव फ्रंट आप दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ इनका सेकंड प्रिंसिपल। और थर्ड प्रिंसिपल बोलता है इनवेलप। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो इनवेलप के बारे में बताता है कि इनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स समझ रहे हैं ना, ये जो निकल रही हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। तो थर्ड स्टेप में इन्होंने बताया कि सेकेंडरी वेवलेट्स का जो इनवेलप है, मतलब उनको टच करते हुए जो आप सरफेस बनाएंगे, ये वाला सरफेस, ये सरफेस इस पहले वाले वेवफ्रंट की नई पोजीशन को बताएगा। क्योंकि आपका जो सोर्स है उससे आप यही कर रहे हैं ना कि वेवफ्रंट लगातार बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके लिए इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी सोर्स होगा, मेन सोर्स होगा, वहां से वेव निकलेगी, वेवफ्रंट बनेगा। तो फिर उसके बाद बनाया कि वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स बनेगा और नए सोर्स से फिर से वेव निकलेंगी। उन वेव का नाम रखा गया सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ से वेव निकल रही है उसका अगर हम वेव फ्रंट कहें या सेकेंडरी वेवलेट्स कहें, वो ये है। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स का जो हमने इन्वेलप बनाया या इसको स्पर्श करते हुए, टच करते हुए जो सरफेस हमने बनाया, टेंजेंशियल सरफेस, ये सरफेस इस वेवफ्रंट की नई पोजीशन को बता रहा है। जैसे मान लीजिए अगर t = 0 पर ये है तो t = t1 पर ये पोजीशन है। अब t = t2 पर कहाँ वेवफ्रंट बनेगा, आप फिर से देखिए, यहाँ से भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, ये भी एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी ऐसे 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 और सबको टच करता हुआ सरफेस बनाएंगे। ये हो गया आपके इस वेवफ्रंट की नई पोजीशन, यानी t = t2 पर, ठीक है। तो इनका यही ओवरऑल 3 कॉन्सेप्ट है, वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट, सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट और सेकेंडरी वेवलेट का जो इन्वेलप होगा वो बताएगा न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट। और इस तरीके से किसी भी सोर्स से लगातार वेवफ्रंट निकलता है, वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और इसी तरीके से ये वेव आपकी लगातार इस मीडियम में आगे प्रोपागेट करती रहती है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक था हाइगेन्स प्रिंसिपल, इसमें सिर्फ इतना ही है। वेवफ्रंट अगर आपको समझ में आ गया तो सारी बात आई थिंक समझ गए होंगे आप। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलता है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और उस वाइब्रेशन में अगर आप देखें कि एक ऐसा सरफेस आपको इमेजिनरी सरफेस दिख रहा है जिसमें जितने भी पार्टिकल हैं सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस सरफेस का नाम रखा गया वेवफ्रंट। वेवफ्रंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्लेन, स्फीरिकल, सिलेंड्रिकल आदि। अब वेवफ्रंट बताने के बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि वेवफ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को बताती है, जिसको हम रे बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि जो वेवफ्रंट होता है वो वेवफ्रंट एक नए सोर्स का काम करता है और उससे भी नई नई वेव्स निकलती हैं जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं उन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए अगर कोई हम सरफेस बनाए जिसको इन्वेलप भी बोलते हैं, तो वो इन्वेलप या वो सरफेस वेवफ्रंट की नई पोजीशन को बताता है। इसी तरीके से ये लगातार प्रोसेस होता रहता है और वेव मीडियम में आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो नेचर ऑफ लाइट में 2 चीजें कंप्लीट हो गई। आपने न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी पढ़ लिया, आपने हाइगेन्स की वेव थियरी या हाइगेन्स का प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब तीसरा आपका था मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। अब देखिए, इसको आगे तो वैसे हम पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन कितनी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं अभी आप देखिए। देखिए मैक्सवेल का ये तीसरा है,
मैक्सवेल्स का थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। ठीक है, तो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी क्या कहता है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, लाइट के प्रोपागेशन के लिए किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी प्रोपागेट कर सकता है, और वैक्यूम में इसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बताने के साथ साथ ये भी यहाँ से पता चलता है कि नेचर में कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट का, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका नेचर क्या है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, और ये जो इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी आई, इसके बेसिस पर इन्होंने लाइट के बारे में बहुत सारी बातें ये इन्होंने बता दी कि इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वैक्यूम में भी चल सकता है, और कितनी स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में स्पीड यही होती है। तो अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी भी स्पीड यही होगी, और यही थी। और ये नेचर में क्या है, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये सब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि इनके बीच का एंगल 90, इनके बीच का एंगल 90, इनके बीच का एंगल 90, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि जो आपका लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी सन से जो लाइट आती है, जो रेडिएशन आता है, अगर हम उसका पूरा स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है या रेडिएशन है उनको उसके वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी के एक पैटर्न में, एक ऑर्डर में रखें, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं उनको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के एक पैटर्न में, पैटर्न का मतलब या तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किसी एक ऑर्डर में आप रखिए, चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब वो जो पूरा आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इनका कहना जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन कौन सी वेव आती हैं और फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और आप ध्यान दीजिएगा कि इसको याद करने से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, किसका वेवलेंथ मिनिमम है, किसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, ये सब आप बता पाएंगे। सिर्फ एक आपको छोटी सी लाइन याद रखनी पड़ेगी। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइन है ये ट्रिक मैंने नहीं बनाया है, मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं जब भी इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ मैं वो बता देता हूँ, और ये ये कंफर्म करते हुए कि वो ट्रिक मेरा नहीं है बट मैंने कहीं से सीखा है, तो मैं आप सब लोगों को भी बताता हूँ, आपको भी आसान लगेगा। तो कैसे याद करते हैं, तो ये लाइन आप याद रखिए, गाय यूवी इन माई रेडियो। यानी आप ऐसे याद कर लीजिए कि आपका एक रेडियो स्टेशन है, ठीक है ना, जैसे रेड एफएम है और मिर्ची मुर्गा है, ये सब जितने भी रेड एफएम होते हैं, विविध भारती है। मान लीजिए आपका कोई एफएम मतलब रेडियो स्टेशन है, और आपने उस दिन यूवी यानी कि यूवी समझ रहे हैं ना, युवराज सिंह को आपने यहाँ इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर एक गाना गा दीजिए, और उन्होंने गाना गा दिया। तो जब उन्होंने गाना गा दिया तो आपने ये बात जा करके अपने किसी दोस्त को बताई, और आपने कहा कि गाए यूवी इन माई रेडियो। ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन याद है तो आप देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे आपको याद हो जाता है, और कितने ढेर सारे सवालों के जवाब इसी एक लाइन से मिलेंगे। देखिए गाए में ये वाला पार्ट है, इससे आपको मिलेगा गामा रेज। ठीक है, और यह इसके ऊपर जो मात्रा है ना, इससे आप याद रखिए ए मतलब एक्स रे, तो एक्स रे में जो ए आ रहा है वही ये है, दैट मीन्स एक्स रे। ठीक है, गामा रे, एक्स रे, और यू का मतलब हुआ यहां पर अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा
वायलेट। और वी का मतलब यहां पर हुआ विजिबल। विजिबल का मतलब ये वही लाइट है जिसके लिए इतनी देर से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। विजिबल लाइट का मतलब दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश, सनलाइट, ठीक है। और इन का मतलब होता है इंफ्रारेड। माई का मतलब होता है माइक्रोवेव, और रेडियो का मतलब होता है रेडियो वेव, ठीक है। अब आप देखिए ये जो पूरा नाम आपने याद किया, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये जो पूरा सीक्वेंस आपको दिख रहा है वो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। और अगर आपको कभी ये भूल जाए कि ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बस आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिएगा। विजिबल लाइट के बारे में आप जानते हैं ना, व्हाइट लाइट, प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो 7 कलर का स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। वो स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है वो यहां से स्टार्ट, देखिए विजिबल है ना, देखिए विजिबल से पहले क्या है, अल्ट्रावायलेट, और विजिबल के बाद क्या है, इंफ्रारेड। और विजिबल में आप जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है, वायलेट से स्टार्ट होता है, रेड तक जाता है। तो रेड के ऊपर जिनका वेवलेंथ है वो आपके इंफ्रारेड, और वायलेट से कम जिनका वेवलेंथ है वो आपके अल्ट्रावायलेट, है ना। तो इसका मतलब कि ये हुआ आपका वायलेट, और यहां पर हो जाएगा आपका रेड। अब पूरा नाम आप याद कर सकते हैं, VIBGYOR, है ना। विबग्योर तो आपको याद ही है। और इसमें आपको ये भी पता है वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इधर से वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, और इधर से वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, अब कैसे इसको लिखा जाए, चलिए लास्ट में इसको लिखेंगे। उससे पहले कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये वेवलेंथ यानी लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो क्या होता है, कई बार आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इन सब का नाम लिखा होगा, 4 का किसी 4 का नाम, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया, ये लिख दिया, कोई इसमें से लिख दिया, एक उधर से लिख दिया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम वेवलेंथ या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है। तो अगर आपको ये पैटर्न पता है तो बता ही सकते हैं, लेफ्ट में जो जितना लेफ्ट में होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा, जो जितना राइट में पड़ेगा उसका वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह के सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरा आप देखिए, आप इससे पहले ये पढ़ चुके हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपान में उसका वेवलेंथ, ठीक है। ये वही फार्मूला है, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ये फार्मूला जो आपने वेव के लिए पढ़ा है, यहाँ पर n का मतलब फ्रीक्वेंसी था जिसको हम न्यू से एक्सप्रेस कर रहे हैं, v का मतलब स्पीड ऑफ वेव है जिसको हम c से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा, जहां पर c जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा। तो अगर ये लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर लिखा हुआ है तो आप इसको ये भी तो कर सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। जिधर वेवलेंथ बढ़ेगा उधर फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, रेडियो वेव की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेडियो वेव का। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। और अगर आपको इसमें पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, एनर्जी सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल से हम लिख रहे हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। E इक्वल टू एच न्यू आपने पढ़ा होगा फार्मूला। तो E इक्वल टू एच न्यू से पता चल रहा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम उसकी एनर्जी भी उतनी कम। तो अगर इस तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी घट रही है, इसका मतलब इस तरफ जाने पर एनर्जी भी घट रही है। तो रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है और गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और सेकंड नंबर पर आता है एक्सरे। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बार बार एक्सरे कराने से बहुत सारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं और वो खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक रे है, ये पेनेट्रेट कर देती बॉडी को, है ना, मसल्स को पेनेट्रेट कर देती है ये। तो एक्सरे हुए, गामा रेज हुए, ये काफ़ी खतरनाक, अल्ट्रावायलेट रेज हुए, ये खतरनाक रेज हैं क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उन्हीं का पेनेट्रेशन पावर भी ज़्यादा होता है। मतलब एक्स रे से ज़्यादा
पेनिट्रेशन पावर गामा रेस का है ना, भेदन क्षमता जिसको बोलते हैं। तो अगर एनर्जी की बात करते हैं आप, तो एनर्जी से ही आप रिलेट कर सकते हैं पेनिट्रेशन पावर को। अब आप देख लीजिए कि कितने इस तरह के आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा, तमाम बुक्स हैं आपके पास, आप देखिए कि इस तरह से कितने सवाल पूछे जाते हैं। 4 नाम दिया जाता है, पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी किसकी कम है या ज़्यादा है, वेवलेंथ किसका कम या ज़्यादा है, एनर्जी किसकी कम या ज़्यादा है, या फिर पेनिट्रेशन पावर किसका कम या ज़्यादा है, या कौन ज़्यादा खतरनाक है। ये सारे सवालों के जवाब आप सिर्फ ये एक लाइन अगर आपको याद है तो इसके बेसिस पर आप दे सकते हैं। और कभी आपको भूल जाए कि कौन सा ऑर्डर किधर क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पास विजिबल है ना, विबग्योर। इतने सालों से आप पढ़ते हैं, ये तो नहीं भूल रहा होगा कि वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ता है, और रेड के बाद वाले को इंफ्रारेड बोलते हैं, और वायलेट से पहले वाले को अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ने का ये फायदा है कि ऐसे सभी सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल है। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी वजह से मैंने प्लान किया कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से बता पाएँ। है तो आसान, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चंस का ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि आप एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको एकदम अलग लेक्चर बना दिया है। कि वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे सिर्फ हाइगेन्स प्रिंसिपल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाइगेन्स, आप उसके पहले का जरा देखिए। जीआईसी का अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देखिए हाइगेन्स प्रिंसिपल के ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, कार्डिनल पॉइंट्स एंड रैमस्टन एंड हाइगेन्स आईपीस। लेकिन उस एक लाइन को पढ़ने से पहले हमने टोटल 13 लेक्चर अपलोड किए हैं, 1.5 2 घंटे के लेक्चर्स हैं। आप सोचिए, आप तो सीधे हम हाइगेन्स नहीं बता सकते थे, सीधे हम कार्डिनल पॉइंट्स नहीं बता सकते थे। बताने का मतलब यह है कि फिर हम ये मान के चलते कि आपको लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, वो सारी प्रोसेस, सारी चीज़ें, ह्यूमन आई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब कुछ पता है। तो इस वजह से, और आपका पीजीटी का भी सिलेबस उसके अंदर मर्ज हो जाए, और जिसको कुछ भी ना, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जिसको बहुत कम से कम जानकारी हो ऑप्टिक्स को, वो भी एकदम शुरुआत से हर एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आगे देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल। तो प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल वैसे तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं वेव एंड ऑसिलेशन चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम बताना चाहेंगे। प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल, प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल। तो प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल के बेसिस पर वही बात है कि जो लाइट सोर्स होता है, उस लाइट सोर्स से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में निकलती है। वो कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि डिस्क्रीट होती है ना। कंटिन्यूअस नहीं कि ये पूरी तरह से ऐसे पूरा कुछ निकल रहा है, ये बीच बीच में खाली है, ये पार्टिकल की तरह इन्होंने माना, यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में ये बाहर निकलती। और इस छोटे छोटे पार्टिकल को, एनर्जी के बंडल या पैकेट को, ये क्या हैं? ये हैं एनर्जी के बंडल या पैकेट। इस एनर्जी के बंडल या पैकेट को ही इन्होंने नाम दिया क्वांटा या फोटॉन। और इन्होंने बताया कि हर एक क्वांटा या फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो h न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो मिनिमम एनर्जी होगी वो h न्यू होगी, जहां पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। h को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक की जो क्वांटम थियरी है उसी में ये जो कांस्टेंट आता है, इसी को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। E इज द एनर्जी, तो E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह पर अगर हम c अपॉन लैम्डा लिख दें तो आप देखिए कि E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके आप इस एनर्जी के बंडल या पैकेट जो हैं उनकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इस फार्मूले से अगर हम यहाँ से एक चीज़ देखें कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन ई। आप जानते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ है और जिसकी यूनिट मीटर होगी लेंथ में के फॉर्म में, और एनर्जी जो है ये ई फॉर एनर्जी है जिसकी यूनिट एम्पियर सिस्टम में जूल होती है। तो अगर हम एनर्जी को जूल में लिखें तो ये जो लैम्डा हमको मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, लेकिन लैम्डा को अक्सर एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। आप देखिए एक सवाल यहाँ पर ही बड़ा कन्फ्यूजिंग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वो प्यूपिल और आइरिस वाला क्वेश्चन देखा था ना,
कि लाइट को कंट्रोल कौन करता है, प्यूपिल की आइरिस। अगर दोनों ऑप्शन साथ में आ गए फिर आपको केयरफुल रहना है, मैंने बताया था कि ऐसे में आपको आइरिस बोलना है। अगर आइरिस नहीं है तो करेक्ट है आपका प्यूपिल। बिल्कुल वैसे ही एक सवाल यहाँ पर भी पूछा जाता है कि जो वेवलेंथ होती है उसकी यूनिट क्या होती है, और ऑप्शन में अगर मीटर भी दिया हुआ है, एंगस्ट्राम में दिया हुआ है, तो फिर तो आपको एंगस्ट्राम लिखना पड़ेगा, या मीटर दिया हुआ है, नैनोमीटर दिया हुआ है, ऐसा देता है तब मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मीटर भी दिया है और नैनोमीटर भी दिया है तो फिर आपको नैनोमीटर मारना है, क्योंकि एंगस्ट्राम जो होता है ना वो बहुत शॉर्ट मतलब उस लेंथ होता है। तो एक एंगस्ट्राम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को अक्सर एंगस्ट्राम या नैनोमीटर में लिखा जाता है। तो अगर ये दोनों तरह के ऑप्शन साथ में आपको मिलते हैं, मीटर या एंगस्ट्राम टाइप के, तो आपको एंगस्ट्राम करेक्ट मारना है। अगर एंगस्ट्राम नहीं है तो मीटर भी, क्योंकि ये भी एक तरह की डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, तो फिर वो मीटर करेक्ट हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू HC/E। अब आप देखिए कि अगर हम इस लैम्डा को डिवाइड कर दें किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये पूरा अब जो एनर्जी आएगी यहाँ पर वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। यानी अगर हम H और C, या तो ऐसे आप देख लीजिए, अगर हम H की वैल्यू और C की वैल्यू रखें और ये जो भी पूरी वैल्यू आए, बल्कि आप यहाँ से देखिए E=HC/λ। अगर हम H की वैल्यू रखें, C की वैल्यू रखें और लैम्डा अगर मीटर में हो तो ये पूरा एनर्जी आपका जूल में आएगा। लेकिन अगर हम उसको 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो ये पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फार्मूला मॉडिफिकेशन के बाद आप इसको ऐसे याद रखिए, लैम्डा इज इक्वल टू H और C की वैल्यू रखने के बाद और 1.6 वो नंबर से डिवाइड करने के बाद ये आता है 12375 अपान एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप रखते हैं तो ये जो लैम्डा आपको मिलेगा वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। तो ये फार्मूला कई बार आपको बहुत हेल्प करता है बहुत जल्दी से आंसर पाने के लिए। किसी भी फोटॉन की एनर्जी को अगर आपको फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है तो आपको उसका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में यहाँ रखना है, या अगर आप उस फोटोन का वेवलेंथ आप पता करना चाहते हैं तो आपको उसकी एनर्जी को यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से देखेंगे या फिर यहाँ से देखेंगे तो फिर आपको ये पूरी वैल्यू इनकी और इनकी वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है, और वो सब कैलकुलेशन के बाद जो आता है अगर आप उसको डायरेक्टली याद रखते हैं तो ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी को एक को सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, तो आपको प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल में ये चीज़ याद रखना है कि एनर्जी जो होती है वो लाइट से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एनर्जी निकलती है वो कंटिन्यूअस ना हो के डिस्क्रीट होती है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्वांटा या फोटान बोलते हैं। तो फोटान या क्वांटा एक तरह से पार्टिकल का ही कॉन्सेप्ट हुआ, और इसी प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल को यूज किया था आइंस्टीन ने, और इसी को यूज करते हुए इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फेनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फेनोमेनन को इन्होंने एक्सप्लेन किया, और साल 1906 में इनको इसी चीज़ के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्सेप्ट था प्लांक का, लेकिन उसको इस्तेमाल किया किसने, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने जो इतने बड़े बड़े काम, आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो सब के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी प्लांक का कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज किया था, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स का। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहीं से जब इन्होंने ये लाइट को, ये क्वांटा या फोटान वाला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया, यहीं से इस्टेब्लिश हो गया डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट में जो एग्जांपल्स है वो हमने पहले यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट के लिए लाइट को हम फोटान या पार्टिकल मान रहे हैं, और बाकी फेनोमेनन के लिए लाइट को हम वेव मानते हैं, तभी ये एक्सप्लेन हो पाता है। इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइंस्टीन के इस एक्सप्लेनेशन के बाद, और जब ये पता चला कि डुअल नेचर ऑफ लाइट है, तो उसी का जस्ट रिवर्स डी ब्रॉगली ने सोचा, और लास्ट टॉपिक है आपका। अब डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाए आज का लेक्चर। कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे करेंगे हम यहाँ पर। तो डी ब्रॉगली के हिसाब से ऐसा नहीं कि लाइट ही सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है,
इनका ये कहना है कि पार्टिकल भी जब चलता है, तेजी से चलता है, तो उससे एसोसिएटेड कुछ वेव होती है, वो भी वेव नेचर शो करता है। तो पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होती हैं उस वेव को नाम दिया गया मैटर वेव, और इस मैटर वेव के वेवलेंथ को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, मैटर वेव से जो वेवलेंथ बनती है, वेव का जो वेवलेंथ है उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने भी एक फार्मूला यहाँ पर देखिए डिराइव किया। वैसे आप जानते हैं प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल के बेसिस पर फोटॉन के लिए हम कर रहे हैं ये सब कुछ, लाइट का जो फोटॉन है उसके लिए बात करें तो डी ब्रॉगली प्लांक का क्वांटम प्रिंसिपल कहता है कि E इक्वल टू एच न्यू, एक चीज़, और आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। फोटॉन के लिए बात हो रही है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर दें तो एच न्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम M निकाल लें तो एच न्यू अपॉन C स्क्वायर। फोटॉन का ये काइनेटिक मास है, और फोटॉन का मास अगर पता चल गया और फोटॉन की स्पीड कितनी होती है, c के इक्वल, लाइट की स्पीड यही है फोटॉन की स्पीड, तो अगर हम इसका मोमेंटम निकालें तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास m की जगह पर क्या लिखेंगे एच न्यू अपान सी स्क्वायर, और इंटू में c से c कैंसिल, एच न्यू अपान c, और न्यू के मतलब होता है c अपान लैम्डा, तो c से c कैंसिल h अपान लैम्डा, यानी p इज इक्वल टू h अपान लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो फोटॉन का वेवलेंथ होगा उसको पता करने के लिए आप प्लांक कांस्टेंट को डिवाइड करिए किससे, उस फोटॉन के मोमेंटम से। ठीक है, फोटॉन के लिए फार्मूला है। और डी ब्रॉगली ने यह भी बताया कि जैसे फोटॉन एक पार्टिकल है और वो वेव का नेचर यानी वेवलेंथ शो कर रहा है, वैसे ही कोई भी दूसरा पार्टिकल ये नेचर शो करता है, उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये डेरिवेशन अभी तो सिर्फ फोटॉन के लिए है, बट ये इन जनरल किसी भी मैटर या पार्टिकल के ऊपर लागू होता है। फॉर एनी पार्टिकल, अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका मास आपको पता है, मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो उससे जो वेव एसोसिएट होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, और p की जगह पर m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान मास इंटू वेलोसिटी। ये फार्मूला इन जनरल किसी भी पार्टिकल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली या मैटर वेव का कॉन्सेप्ट इस तरीके से डेवलप हो गया, और इन्होंने बिल्कुल लाइट का जो डुअल नेचर का प्रोसेस था उसी का जस्ट रिवर्स इन्होंने बताया था। और इस चीज को एक्सपेरिमेंटली स्टेब्लिश भी किया गया, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ थियोरेटिकली है। डी ब्रॉगली का जो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है इसको जस्टिफाई किया डेविसन एंड जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने। डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफ्रैक्शन पाया जा रहा है। ठीक है, डिफ्रैक्शन आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्स्टेकल या किसी भी कॉर्नर या होल के पास जब लाइट पहुंचती है तो वो बेंड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और जो डिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है वो एक मतलब वो वेव नेचर को शो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है। तो डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल भी डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, जो कि वेव नेचर को बताता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव है, ये भी यानी मैटर वेव है यहाँ पर। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने बताया था उसको डेविसन, ये पूछा जाता है कि किस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ था, तो डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफ्रैक्शन की फिनोमेना इन्होंने देखी, जिससे ये स्टेब्लिश हो गया कि मैटर वेव जैसी चीज़ भी होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो फार्मूला आया इसमें थोड़ा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला कैसे चेंज हो सकता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आपने देखा फॉर एनी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई भी पार्टिकल हो, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी, ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला। ये जनरल केस है, किसी भी पार्टिकल के लिए है। लेकिन अगर इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम और वी है ना, तो हम ऐसा कर रहे हैं इस एम वी को अगर रूट के अंदर लिखें तो एम का स्क्वायर और वी का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है कि एक m को हम अलग रखें, बाकी m और v स्क्वायर को अलग लिखें।
और इसमें 2 से डिवाइड करें और साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करें, तो ये पूरा जो पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट एम, और ये 2 भी है साथ में 2m, ये 2 और ये m, और ये बाकी हो गया काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आप चाहें तो इन जनरल जो फार्मूला है वेवलेंथ निकालने के लिए मास और वेलोसिटी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या उसके मास और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। किसी भी पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, तो उससे एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कई बुक्स में k की जगह पर e भी लिखा जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, अगर हम E की बात करें तो E इक्वल टू एक फार्मूला आपने ऐसा Q इंटू वी, W इक्वल टू, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू Q इंटू वी, और ये W क्या है, ये एनर्जी ही है। तो इस E की जगह पर हम Q इंटू वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है H अपान अंडर रूट 2m QV। और ये अभी तक जो भी हम कुछ बता रहे हैं वो सब क्या है, जनरल है। जनरल मतलब किसी भी पार्टिकल के लिए लागू होगा। अगर आपको उस पार्टिकल का आवेश चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह पर आप E रखेंगे, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। M की जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ऐसे में ये सिंप्लीफिकेशन के बाद लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकल के यहाँ से आता है, ये पूरा निकल के आता है, और ये 2 भी है, m है, q है, सब कुछ रखेंगे, h रखेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन ये आता है 12.27 इंटू 10⁻10 और अपान में अंडर रूट v, और ये लैम्डा किस में आएगा, यहाँ पर मीटर में। और 10⁻10 मीटर को हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपान अंडर रूट v, और ये किस में, एंगस्ट्रॉम में। और 12.27 को और सिंप्लीफिकेशन के साथ हम अंडर रूट 150 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लगभग इतना आता है, और ये हुआ आपका v, और ये किस में, एंगस्ट्रॉम में। तो ध्यान रखिए, ये फार्मूला आपका हो गया। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे ये फार्मूला, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया जाए पोटेंशियल दे करके, तो उससे जो वेव एसोसिएट होगी उसका वेवलेंथ आप बहुत आसानी से यहाँ से या फिर यहाँ से कर सकते हैं। पीछे एक लेक्चर में हमने एक सवाल भी बताया था जिसमें हमने इसको डायरेक्टली यूज भी किया था, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव का वेवलेंथ, और ये इन जनरल है, कोई भी पार्टिकल हो आप इस्तेमाल करिए। और पीछे जो हमने इस लैम्डा निकालने के लिए एक और फार्मूला बताया था, तो वो भी ध्यान रखिए। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है। तो ये फार्मूला जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ। और ये किसका है, ये फोटॉन का है। फोटॉन की अगर आपको एनर्जी पता है तो उसका वेवलेंथ निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में जो आपने वेव नेचर के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें सिर्फ अगर आप न्यूटन का कार्पस्कुलर थियरी छोड़ दीजिए, तो बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिससे आप बहुत छोटे छोटे फार्मूले को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर। जैसे देखिए, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। आपको दिया हुआ है कि अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, माइक्रोवेव और गामा रेज, और आपसे पूछ लिया जाता है कि मिनिमम वेवलेंथ किसका है। तो मिनिमम वेवलेंथ किसका है, जैसा हमने बताया आपको, गाए यूवी इन माई रेडियो, तो राइट हैंड साइड में वेवलेंथ बढ़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में वेवलेंथ घटता है। तो मिनिमम वो होगा जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होगा, और सबसे ज़्यादा लेफ्ट में कौन पड़ता है, तो हम स्टार्ट ही करते हैं गामा रेज से, और गामा रे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए गामा रेज ना होता तो उसके बाद दूसरा देखते कि उसके बगल में कौन है, वो भी ना होता तो उसके बगल में कौन है, तो सबसे लेफ्ट में जो पड़ेगा वो उसी का वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो इसका मतलब कि इसी का वेवलेंथ क्या हो गया, सबसे कम। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाता है मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ अगर पूछा जाता तो सबसे ज्यादा राइट में कौन पड़ेगा, तो आप देखिए गाए, यूवी, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट और विजिबल, और उसके बाद माई, यानी सबसे लास्ट में इन चारों में गाए, गामा के बाद ये एक्सरे ही आता है, और एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट ही आता है, यूवी, तो ये आता है। तो मतलब फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे है, फोर्थ में आएगा। मतलब इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम। और जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी, उसका पेनिट्रेशन पावर सब मैक्सिमम होगा, है ना। जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी,
और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने का मतलब एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम का मतलब पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम। तो यही एक सवाल डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये 4 नाम दिए हैं, साउंड का वेव, हीट रेडिएशन, वाटर वेव और रस्सी के अंदर जो वेव आता है रोप वेव। तो कौन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है? तो यहाँ पर जो हीट रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और आपने थर्मल फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा भी है कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट वगैरह सबसे ये मैच करता है, सिर्फ वेवलेंथ जो है विजुअल लाइट से अलग होता है, बाकी सब कुछ ये वही है, क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, हीट रेडिएशन, और लाइट भी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बस अंतर इतना है कि जो लाइट है वो हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, उसका वेवलेंथ रेंज अलग है, और हीट रेडिएशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिर्फ वेवलेंथ का डिफरेंस है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम थी लाइट की और हीट रेडिएशन की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें पेयर में नाम दिया हुआ है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है वो भी बताना है और मैक्सिमम किसकी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वाले कहीं पर साथ में ही होंगे, वही आपको ढूंढना है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने बताया था, इस डायरेक्शन में जाते थे तो वेवलेंथ बढ़ता था, वेवलेंथ बढ़ता था मतलब फ्रीक्वेंसी घटती थी। मतलब जो सबसे राइट में होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जो सबसे लेफ्ट में होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो स्टार्ट होता था गामा से, एंड होता था रेडियो पर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए गामा रे सब जगह दिया हुआ था, तो आप किसी एक में फंस जाएंगे अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है। तो गामा रे और लास्ट में रेडियो वेव, तो ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है ना, इसके लिए कोई मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस वो स्पेक्ट्रम आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन छोटा सा है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ 2.0 × 10⁻⁹ जूल काइनेटिक एनर्जी। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/m × v, और यही H/ इसी को हम मॉडिफाई करके लिखते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी। और बात अगर इलेक्ट्रॉन की करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं √150/v, ये भी लिख सकते हैं। तो हम अगर यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें, देखिए यहाँ से जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, लेकिन अगर हम इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये एंगस्ट्रॉम में देता है। तो फिलहाल हम यहीं पर रहते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, काइनेटिक एनर्जी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और H की वैल्यू आपको पता है। तो अगर हम इसमें सारी वैल्यू रख दें तो आंसर आ जाएगा 6.6 × 10⁻⁻34, और अपान में √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, और K फॉर काइनेटिक एनर्जी तो 2 × 10⁻⁻90। सॉल्व करेंगे इसको, और देखिए 9.1 को लगभग अगर 9 ले लें तो सिंप्लीफिकेशन जल्दी से हो जाएगा। ये 9 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, और 9 का √3 बाहर निकलेगा, -31 -19 यानी -50 -50 है तो 10⁻⁻25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 10⁻⁻25 बाहर निकलेगा। कुल मिला के लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁻34 अपान कितना आ जाएगा यहाँ से 2 × 3 × 10⁻⁻25, और ये 2 × 3 6, और इससे कैंसिल करेंगे 1.1, ये ऊपर जाके प्लस होगा, और -34 + 20 प्लस कितना हो गया ये +25, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -9, यानी ये हुआ 1.1 × 10⁻⁻9। इसी को अगर आपको लिखना है 11 × 10⁻⁻1 इसको, और ये 10⁻⁻9, तो अब देखिए -1 - 9 क्या हो जाएगा -10, तो 11 × 10⁻⁻10 दैट मीन्स 11, और ये मीटर में था तो 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम। तो लगभग 11 एंगस्ट्रॉम के आसपास उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ होगा, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल मतलब बहुत छोटे से हैं, बहुत आसान हैं, बट एग्ज़ाम में इनका भी इम्पोर्टेंस है, आपको बहुत बारीकी से चलना पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज 2.55 × 10⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जब एक प्रोटॉन मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा उस वेव का, वो आपको बताना है, लेकिन उस प्रोटॉन का मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, दैट मीन्स p। तो p दिया हुआ है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा पता करना है, और एंगस्ट्रॉम में आप पता करिएगा
ठीक है, कोशिश करिएगा कि एंगस्ट्राम में आंसर लिखें। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज 1 एंगस्ट्राम, फाइंड इट्स मोमेंटम। तो आप कह सकते हैं उसी का उल्टा ये सवाल है। इस बार किसी पार्टिकल का वेवलेंथ दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आपको उसका मोमेंटम बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द एनर्जी ऑफ एक्स रे। एक्स रे क्या है? तो आपने पीछे देखा मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की का जो प्रिंसिपल है, उसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम देखा उसमें एक्सरे भी आता है। तो एक्सरे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वही वेव है या स्पेक्ट्रम है। तो इसका आपको एनर्जी बताना है और इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, और वेवलेंथ कितना है 10 एंगस्ट्राम। एक्सरे का वेवलेंथ दिया हुआ है, इसकी एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। और लास्ट क्वेश्चन है काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन इज। फोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन नहीं, फोटॉन। फोटॉन मतलब कि लाइट का जो पार्टिकल है। तो जो लाइट का पार्टिकल है उसका कोई रेस्ट मास नहीं होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। फोटॉन के लिए रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। लेकिन जब वो मूव करता है तो उसके पास मोमेंटम आ जाता है, तो ये कहा जाता है कि उसके पास ऐसा लगता है मास है उसके पास, है ना, मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम। तो वो जो मास आता है जिसको हम काइनेटिक मास बोलते हैं, तो काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन क्या होगा? एच न्यू अपान लैम्डा, एच लैम्डा अपान सी, एच न्यू अपान सी, एच अपान सी लैम्डा। ठीक है, तो ये 3-4 छोटे छोटे सवाल हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पढ़ाई करते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 15।